अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करेंगे। आज द रिव्यू का ये खुसूसी शो है। खुसूसी इसलिए कि आज हम एक ऐसे इशू के ऊपर बात करेंगे जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत मुतासर हो रही है, इंडस्ट्री, कमर्शियल यूज़र्स और इवन जो आम सार्फिन हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, और वो है पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है, यानी कि तवानाई या जो बिजली का शोबा है। इसके ऊपर खुसूसी तौर पर बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में ये जो मसला है हल क्यों नहीं हो रहा, बावजूद इसके कि हर गवर्नमेंट जो आती है वो बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है IMF के कहने के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ये मामला थमने को नहीं है। तो आज जो फ्राइडे का प्रोग्राम है, यानी कि आज का, और कल जो हफ्ते का भी जो शो होगा, हम 2 पार्ट्स में इसी मौजू के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंटली इसमें हमें गवर्नमेंट की नुमाइंदगी भी होगी, इंडस्ट्री के लोग भी रिप्रेजेंट करेंगे और इंडिपेंडेंट व्यू भी लेंगे कि मौजूदा इशू है क्या और इसका फिर वे फॉरवर्ड क्या है। तो शहबाज, जो बिजली की, वैसे तो महंगाई की वजह से और मईशत की वजह से तमाम लोग परेशान ही हैं, लेकिन एक इशू जो आवाम को हिट कर रहा है वो बिजली के बिल हैं। मसलन जो जून के बिजली के बिल आए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि 3 लोग हमारे ऑफिस के अंदर ही, हमारे पार्किंग में गाड़ियां धोने वाला एक शख्स है, गरीब आदमी है, उसका बिजली का बिल आया इस महीने 30,000 रुपये। एक ड्राइवर है हमारे, वो बिल लेके आए, उनका आया 22,000 रुपये। ऑफिस बॉय हैं, उनका बिल आया 20,000 रुपये। अब वो बेचारे परेशान थे क्योंकि उनकी पुरानी बिल की हिस्ट्री देखें, 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा बिल नहीं है। अब वो परेशान थे कि क्या रीडिंग गलत हो गई है, कोई और इशू है, क्या मसला है। अब प्रॉब्लम यह है कि उन बेचारों को कौन समझाए कि असल में पाकिस्तान में बिजली महंगी हो गई, और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। आपको पता है कि जो जुलाई के बिल आएंगे वो इससे भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो एनुअल इंक्रीज़ है वो भी गवर्नमेंट ने किया है। तो हम जा किधर रहे हैं कामरान? ये जो हमारा बिजली का शोबा है, ये इतना सीरियस इशू बन चुका है पाकिस्तान का कि आपके जो गैर मुल्की कर्ज़ों के जो मसले मसाइल हैं, जो टैक्स के महसूलात के मसले मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें और उसके जो नुकसानात पाकिस्तान की इकॉनमी को हैं, उसको आप एक साइड पे कर दें और दूसरी साइड पे आप कर दें पाकिस्तान के बिजली के शोबे को, तो जो पलड़ा बारी होगा वो बिजली के शोबे का होगा। गुज़श्ता कोई 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा में बिजली के शोबे में इस्लाहात के नाम पर पाकिस्तान ने अरबों डॉलर्स का कर्जा लिया। IMF के प्रोग्राम का भी हर प्रोग्राम का हिस्सा रहा, जो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम होता था, अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनका भी ये हिस्सा रहा। जो वापडा थी, जो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर था, वापडा के से डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को अलहदा कर दिया गया और कोई 9-10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बना दी गई, पावर जनरेशन कंपनीज को अलहदा कर दिया गया। इसके अलावा और बहुत सारे तजर्बे किए जाते रहे। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहाँ पे जो एंड रिजल्ट होता है इस सारी चीज़ का, वो आपका टैरिफ होता है। आपकी बिजली की कीमत होती है, उसकी सप्लाई होती है, उसकी एफिशिएंसी होती है। ना सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी है, ना कीमत कम है, और ना ही जो सप्लाई है वो अश्योर्ड है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद जैसे शहर में थोड़ा सा अगर आप कहें हवा ज़रा ज़ोर से चलना शुरू हो जाए तो बिजली बंद हो जाती है। इस्लामाबाद की हालत है, जहाँ का कहा जाता है जो इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी IES को, वो वन ऑफ द एफिशिएंट कंपनीज है। तो एफिशिएंट कंपनी का ये हाल, इसका नतीजा जो निकलता है उसकी जो है बहुत ही एक, आप कह सकते हैं हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो एक डोमेस्टिक आपका कंज्यूमर है, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, उसका कम से कम जो इस वक्त बिजली की उसकी कीमत है तकरीबन 11 रुपये 70 पैसे फी यूनिट है, जो गरीब तरीन तबका है आपका, उसके लिए। आपका जो दूसरा जिसकी कंजम्पशन ज़्यादा है, जो हाईएस्ट उसका रेट है, वो 49 रुपये फी यूनिट है। इसके अंदर ना 18% GST, ना 4% एक्स्ट्रा GST, ना इसके ऊपर 7.5% विद होल्डिंग टैक्स, ना इसके अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ना इसके अंदर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, ना इसके अंदर जो है आपकी PTV फी, ना इसके अंदर सरचार्जेस जो है वो सारे दूसरे लगाए हुए हैं, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट सरचार्ज और एक जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज। ये सारी चीजें जब आप जमा कर लें, 48 रुपए जाके आपको 70, 72, 75 रुपए फी यूनिट में पड़ता है। जिस घर के बिजली की इतनी कीमत हो जाएगी उसका क्या हाल हो। फिर इसका इंडस्ट्री के ऊपर लेवल पे ले जाएं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अनकम्पेटिटिव हो रही है। कमर्शियल जो है कंज्यूमर्स, वो उसका उनका अपना जो मसला है, कंज्यूमर जो है वो भाग रहा है सिस्टम से, कंज्यूमर जा रहा है सोलर की तरफ। अब हुकूमत उसको डिस्करेज करना शुरू हो गई है। तो हम जा किधर रहे हैं? हमें एहसास एज अ गवर्नमेंट, और ये किसी एक गवर्नमेंट की कहानी नहीं है। आज हम जब बात करेंगे तो हम तमाम हुकूमतों की बात करेंगे, जो हमने मुआहदे किए हैं गैर मुल्की
जो जिसमें पावर जनरेशन के लिए चाहे वो चीन के साथ किए हो, चाहे वो कोई फ्रेंच कंपनी हो, चाहे साउथ कोरियन कंपनी हो, सिर्फ चाइना ही पाकिस्तान में जो है उसके प्लांट्स देखिए ना, कहा यह जाता है ना कि पाकिस्तान में जब 90s में, आपको पता है कि उससे पहले हम पन बिजली यानी कि पानी से जो बिजली पैदा करते वो बड़ी सस्ती पड़ती थी और उस वक्त पाकिस्तान की इतनी डिमांड भी नहीं थी। तो जब हमने ये IPPs जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ये जब इस शोबे में आए तो उसके बाद पाकिस्तान का ये जो तवानाई का शोबा है, पावर सेक्टर है, इसमें बिगाड़ पैदा हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट इस बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आमतौर पर यह होता है कि कीमतों में तब इजाफा हो, वो डिमांड एंड सप्लाई की यूजुअल हम बात करते हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त भी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 40,000 मेगावाट है और हमारी जो पीक डिमांड होती है, समर्स आप लगा लें, वो 25,000 मेगावाट है। मतलब जनरेशन कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है और असल जो मसला वही जो कैपेसिटी चार्जेस हैं कि जो 40,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स हमने लगाए हैं, आप इस्तेमाल करें या ना करें, आपने उन कंपनीज को पैसा देना है। ये एक रूट कॉज भी है। देखिए, ये मुआहदे हैं 1990s, अर्ली 2013 जो सीपेक लगा उसके बाद के, ये सारे वो एग्रीमेंट्स हैं जिसके तहत आपकी क्लॉजेज ऐसी हैं कि जो पावर की आप उससे परचेज करें या ना करें, आपने उसको आइडल कैपेसिटी पेमेंट देनी है। और ये सिर्फ जो इंटरेस्टिंग बात है, गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या गैर मुल्की कंपनियों की हम बात नहीं कर रहे, जो हुकूमत के अपने भी तो कारखाने हैं ना, वहां से जो बिजली पैदा हो रही है वहां उनको भी आइडल कैपेसिटी पेमेंट जाएगी। हम जहां पे आज खड़े हैं कामरान, गुज़श्ता 3 सालों में, जिसमें ये वाला अभी जुलाई का भी इसमें पीरियड शामिल आप कर ले, जुलाई 2024, जुलाई 2023 और जुलाई 2022, ऑन एन एवरेज जो हमारा बेस टैरिफ है उसमें तकरीबन 17 से 18 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ है ऑन एन एवरेज। ऑलमोस्ट आपकी जो कीमत है वो 2 गुना हो गई है। ये इसलिए कहा जाता है कि सर्कुलर डेट है वो कम होगा, सर्कुलर डेट कम नहीं हो रहा, बावजूद रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस एंड कांस्टेंट इंक्रीज इन प्राइसेस। अभी जो पिछले हफ्ते इंक्रीज आया 51% कीमत में इजाफा, जो सबसे छोटा सारिफ है 1 से 100 यूनिट की कंजम्पशन वाला। तो फिर सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है, जो ये कंपनी है वो भी इनएफिशिएंट है, हमारा जो एक्सपोर्टर है वो चीख रहा है, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चीख रहा है, जिसकी गैस है, जो गैस के ऊपर जो अपना जो कारखाना चला रहा है वो कह रहा है कि जी मेरी गैस महंगी की जा रही है। आखिर पाकिस्तान जाएगा किधर? जो आज का हमारा सारा प्रोग्राम करने का मकसद, सारी तहमीद बांधने का मकसद यही था कि हम जहां पे खड़े हो चुके हैं, क्या बिजनेस एज यूजुअल के साथ हम अपने एनर्जी के शोबे को, और सबसे बढ़कर जो बेस एनर्जी शोबा वो इकॉनमी की, क्या हम इकॉनमी को बचा सकते हैं? क्या हमारे जो कुछ खदशात हैं कि अगर इस सिस्टम को बदला ना गया, अगर ये निज़ाम, ये कलेक्शन का निज़ाम, ये ट्रांसमिशन का निज़ाम, ये डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम, ये जनरेशन के मुआहदे, अगर इनको ना छेड़ा गया तो आज से कुछ अरसा बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, इसके ऊपर आज बात करते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब इस तरह से एक गरीब जो तबका है उसके इस तरीके से बिल आएंगे, यानी कि उसकी जितनी आमदन नहीं है उससे डबल उसके बिल आ रहे हैं, तो फिर ये खदशा पाया जाता है कि इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता सोशल अनरेस्ट हो सकता है। हालांकि दाद देनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट नेशन है, यानी कि उनके अंदर बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। और आई थिंक ये एक टेस्ट केस भी है कि बिल्कुल बात सही है कि गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर देखें कि जिस तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान में, उसकी कीमत में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हुआ है, आमदन वहीं की वहीं है, बल्कि कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। तो आई थिंक जो हमारे हुक्मरान तबका है, जो फैसला साज हैं, उस पेशेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए कि ये ना हो कि सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि 3 अहम हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे, तमाम गवर्नमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, इंडस्ट्री की भी, और इंडिपेंडेंट व्यू भी होगा, तो उनके सामने इस अहम मसले को रखेंगे। ब्रेक के बाद आपसे बात होती है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पावर सेक्टर के हवाले से द रिव्यू का ये खुसूसी सेगमेंट और खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। और सबसे पहले मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करवा दूं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अली परवेज़ मलिक साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एनर्जी एंड फाइनेंस। ज्वाइन कर रहे हैं हमें लाहौर से गौहर एजाज साहब, जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें काबीना के हिस्सा भी रहे और ख़ुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं अली खिजर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। तो क्योंकि ये एक खुसूसी द रिव्यू का प्रोग्राम है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक इन डेप्थ डिस्कशन होनी चाहिए। तो पहला सवाल जो तीनों मेहमानों से, और स्टार्ट करूं मैं अली परवेज़ मलिक साहब से, 2 मिनट हैं तमाम हमारे मेहमानों के पास ईच के।
सबसे पहले डिस्क्राइब करें कि जो हमारा इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर है उसके क्या हालात हैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान और शहबाज, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मेरे ख्याल से जो एनर्जी है, ये तवानाई जिसको उर्दू में कहते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इंसान के लिए ऑक्सीजन की अहमियत है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आपकी मईशत की फाउंडेशन सेट होती है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इस शोबे को हैंडल किया गया है, उसके अंदर गवर्नेंस के बेपनाह मसाइल हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस के बेपनाह मसाइल हैं, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी के बहुत मसाइल हैं, क्योंकि आपने ये सारे के सारे जो अपने तवानाई के कॉम्प्लेक्स को क्रिएट किया है, इसके अंदर इंपोर्टेड ईंधन की उसके ऊपर किया है, आपके अंदर उसके अंदर प्राइस के अंदर जो आपकी जो एनवायरमेंट है, टैरिफ रिजीम है, उसके अंदर परवर्स इंसेंटिव्स हैं। और परवर्स इंसेंटिव का मतलब ये है कि गलत बिहेवियर वो इनकरेज करते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर हम इंपोर्टेड गैस है उसको हम $12 $13 देने को तैयार हैं, बट अपनी लोकल एक्सप्लोरेशन के लिए हमने $1 की कीमत रखी हुई है, तो कौन वो सरमायादार होगा, बैनुल अक़वामी सरमायादार, जो पाकिस्तान का कंट्री का रिस्क भी लेगा और उसके बाद पाकिस्तान में आके एक्सप्लोरेशन करेगा? तो बेपनाह मसाइल हैं। पर अब जो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि शायद ये जो शोबा है वो उस स्टेज के ऊपर आ गया है कि जब तक आप जंगी बुनियादों के ऊपर इसकी सर्जरी नहीं करेंगे, इसके अंदर इस्लाहात नहीं करेंगे, तो शायद जो आपको जो एक मैन्युफैक्चरिंग लेड, एक एक्सपोर्ट लेड जो आपको ग्रोथ के पैराडाइम में जाना है, शायद अब उसके अंदर जा ना सके। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को अपनी कंपेरेटिव नहीं बना सकते, उसको आप दुनिया के अंदर बाकी के खित्ते के ममालिक के साथ अगर उसको कंपेरेटिव नहीं बना सकते, तो आप किस तरह से वो नौकरियां क्रिएट करेंगे जो आपके अनस्किल्ड लेबर फोर्स को मुहैया करने की जरूरत है? देखिए, हम कोई सिंगापुर नहीं है, हम कोई इंग्लैंड नहीं है जिसने डेवलपमेंट के फेज से गुजर के अपने मईशत को और अपनी जो मैन पावर है उसकी स्किल लेवल्स के अंदर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट कर ली हो कि वो सर्विसेज सेक्टर में एब्जॉर्ब हो सके। तो हमें तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी नीश बनानी है, अपनी स्ट्रेंथ पैदा करनी है, ताकि हम अपनी अशिया दुनिया के अंदर बेच सकें। और ये जो एक और चीज बल्कि जिससे हमें बेपनाह नुकसान हुआ है वो ये है कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम के ऊपर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की गार्ड के अंदर हमने बेपनाह की प्रोटेक्शंस अपनी मईशत के फर्क सेगमेंट्स में दी हुई हैं, और वहां पे जो हमारी जो अपनी इनएफिशिएंसीज हैं उनको मेरे ख्याल से शायद वहां पे इंसुलेट किया हुआ है। तो अब हमें अपनी मईशत को खोलने की जरूरत है, और अब जब आप खोलेंगे तो आपको सबसे पहले अपनी कंपेरेटिवनेस को, अपनी प्रोडक्टिविटी को ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए शायद अब हमें आगे सर्जरी की दरकार है, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर अवैस लगारी साहब, आप जानते हैं, इस रिफॉर्म्स के एजेंडे को लीड कर रहे हैं। और जब आपका प्रोग्राम आगे चलेगा तो मैं आपको जो फर्क शोबों के अंदर, चाहे वो आपकी जनरेशन का शोबा हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का शोबा हो, चाहे ट्रांसमिशन हो या जनरेशन हो, मैं उन सारे शोबाजात के ऊपर क्या हुकूमत का प्लान है और किस तरह से इसको अटेंड करने की कोशिश कर रही है, मैं उसको डिटेल्स आगे जाके दे दूंगा। गौहर एजाज साहब, आप कॉमर्स के मिनिस्टर रहे, इंडस्ट्री के मिनिस्टर रहे, पाकिस्तान के कामयाब सनतकारों में आपका नाम आता है, आप एक्सपोर्टर भी हैं, तो आपने दोनों साइड से देख लिया, सरकार वाली साइड से भी देख लिया आपने 6 माह में कैसे निजाम चलता है, और एज अ प्राइवेट बिजनेसमैन उस साइड से भी आप पूरी कहानी समझते हैं। मिनिस्टर ने बड़ा ब्रीफली तमाम जो मेजर इशूज उसको टच कर दिया, जिसमें उन्होंने इंपोर्टेड ईंधन की भी बात की, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, आइडल कैपेसिटी पेमेंट भी है, वो भी आगे जाके बात होगी। आपका क्या व्यू है, आपका ओवरऑल जो आपका क्रक्स है आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, आपकी ऑफिशियल लाइफ का, आप इस सेक्टर को आज कहां देखते हैं और ये कहां जाएगा आगे? जी, अस्सलाम वालेकुम शहबाज। मैंने अली परवेज साहब की बात सुनी, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो है उसको डिफाइन किया, आज की सिचुएशन को भी और अपनी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को भी। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड ही इज़ अ वेरी जो है माशाल्लाह इंटेलिजेंट एंड डायनेमिक जो है वो आर पॉलिटिकल लीडर ऑफ द फ्यूचर एंड टुडे। मेरा इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है, चैलेंजेस जो अली देख रहे हैं शायद उससे ज़्यादा है कि जब मैंने गवर्नमेंट के अंदर 6 महीने से कुछ ज़्यादा अरसा गुजारा, उसमें हम हर दिन ये कोशिश करते थे कि क्या हम कोई तब्दीली ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए। तो हमें कुछ दिन में ही अंदाज़ा हो गया कि नहीं, हम बहुत मुश्किल है रिफॉर्म एजेंडा कि स्पेशली एनर्जी सेक्टर का, कि उसमें किस तरीके से उसकी करेक्शन लाई जा सकती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कैपेसिटी पेमेंट्स एनर्जी में शायद इस वक्त 24 रुपये एनर्जी हो गई है, और 24 रुपये की कैपेसिटी पेमेंट्स कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता पूरे मुल्क में।
शायद एनर्जी का रेट जो है फ्यूल के साथ पूरी दुनिया में 24 रुपये है, और हमारे यहाँ सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं हम 24 रुपये की। ये इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ये फैसले जो है कंटिन्यूस होते रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम करना है ही नहीं। गवर्नमेंट का जॉब सिर्फ पॉलिसी बनाना है और गवर्नमेंट का जॉब सिर्फ रेगुलेटर बनना है। बट हम उसमें अंदर कारोबार में चले गए, और जब हम कारोबार में चले गए हमने गलत अपफ्रंट टैरिफ्स दे, हमने उसके बाद गलत फ्यूल्स के ऊपर बेस करके पावर प्लांट लगने दिए, उसके बाद हमने गलत जगहों पे पावर प्लांट्स लगवा दिए, हमने लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं ली पावर प्लांट में, और अब हम इस जगह खड़े हैं कि हमारे पास पावर कैपेसिटी तो मौजूद है लेकिन उसकी ट्रांसमिशन लाइनें ही नहीं लगी हुई। हमारे पास पावर प्लांट्स तो लगे हैं बट वो इम्पोर्टेड फ्यूल्स पे लगे हैं, उसके लिए हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है। जैसे अली ने कहा कि हमने RLNG गैस के पावर प्लांट तो लगा दिए मुल्क में, जो कि शायद 5,500-6 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा के हैं, लेकिन वो चला नहीं सकते क्योंकि हमारे पास RLNG बेस्ड वो पावर प्लांट्स हैं। हम $12 $13 की RLNG पे अगर वो चलाएं, हमारी तो एवरेज फ्यूल कॉस्ट ही इस वक्त 10 रुपये है, जो इस वक्त पूरे सिस्टम की आज जो आप चला रहे हैं वो सिस्टम की 10 रुपये फ्यूल कॉस्ट है, और अगर आप ये $13 की RLNG लेके चलाएंगे तो इसकी तो फ्यूल कॉस्ट ही तकरीबन 35-36 रुपये हो जाएगी। कैसे चलाएंगे? ये सारी चीज़ें जो हम उसको कंबाइन करते हैं तो उसका रिजल्ट बन रहा है इनएफिशिएंसी, जिसका रिजल्ट आ रहा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस। पिछले साल में हम जब बैठे तो हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स जुलाई में और अगस्त के महीने में जो है वो 7 से 8% कम हो चुकी थी। हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को देखा तो मैन्युफैक्चरिंग बेस की तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे। मैं उसका नंबर दे देता हूँ कि हमारे पास जो $16.5 बिलियन की 2023 के साल में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी, $5 बिलियन की हमारे पास एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट थी, और $5 बिलियन की अदर देन टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग की थी। 26-27 बिलियन डॉलर पे हमने साल बंद किया था 23 का। तो हम 24 का जब टारगेट बना रहे थे तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था कि हम टेक्सटाइल में कोई ग्रोथ ले सकते हैं, और यही हुआ कि 16.5 के अंदर ही बंद हुई है। अदर देन टेक्सटाइल की हमने ऊपर मेहनत की कि पाकिस्तान को ब्रांड करके मार्केट करें, तो खुदा का शुक्र है हमें 3.5 बिलियन या 10% की ग्रोथ मिली अदर देन टेक्सटाइल एंड अदर देन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो इसका रिजल्ट क्या है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग की या वजह क्या है? हमारे मैन्युफैक्चरिंग की 50% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एनर्जी हो गई है। जब तक हम इसके बेसिक इश्यूज को ठीक नहीं करेंगे, और मैं ये कहता हूँ बेसिक इशू, और वो बेसिक इशू है कैपेसिटी पेमेंट, हमने इसके पर वापस जाना पड़ेगा। और साहब आप अपना कथा कलामी हो रही है, क्योंकि फर्दर इस पे डिस्कस भी करेंगे, कैपेसिटी पेमेंट में भी इन डेप्थ आगे जाके बात करेंगे। अली खिजर साहब को भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। आपने बात सुनी अली परवेज मलिक साहब की भी, गौहर एजाज साहब की भी, और जो अली परवेज मलिक साहब ने कहा कि एक्नॉलेज किया उन्होंने कि इस वक्त जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है हंगामी बुनियादों पर यानी कि जंगी बुनियादों पर इस इशू को हल करने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि ये जो गवर्नमेंट है अभी जो इकदामात उन्होंने लिए हैं, डू यू थिंक कि उसमें आपको वो रिफ्लेक्शन नजर आ रही है कि वाकई दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ वॉर फुटिंग टू एड्रेस जो भी हमारे क्रॉनिक इश्यूज हैं पावर सेक्टर के अंदर? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। अली और गौहर साहब दोनों बड़े बड़े मोहतरम हैं, दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, इनसे मैं सीखता हूँ और चीज़ें हैं। बट मेरा छोटा सा ज़रा मैं इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलता हूँ। अली ने बात की कि कंपेटिटिवनेस की बात की, उसने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की, उसने उसके अंदर जो इम्बैलेंसेस हैं उनकी बात की। तो मैं एक मिसाल उस इम्बैलेंस की भी आपको लिख के देता हूँ। गौहर ने बात की कि अभी जी कि हम $12 की LNG लेते हैं, ठीक है जी, वो LNG हम पावर प्लांट में डालते हैं, उस पावर प्लांट चलता है, उससे हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को जो है बेचते हैं, चाहे एक्सपोर्ट करें लोकल बेचे, फिर उस पर लोकल बेचते हैं तो GST लगता है, हर तरह का टैक्स लगता है, और कंज्यूमर को जाके वो बहुत महंगा पड़ता है। और अगर कंज्यूमर को वो बिजली मिलती है तो वो बिजली आपको, मुझे पता है शहबाज ने स्टोरी भी की है कि जो मेरे आपके घर में बिल है इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिल हमारे घरों में आएंगे, इंडस्ट्री के कमर्शियल के इससे कम आएंगे। तो ये सब कॉस्ट कोई ना कोई कंज्यूमर इवेंचुअली बेयर कर रहा होता है। अच्छा, या प्रोड्यूसर अगर एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस नहीं देता। यहाँ पे हम अगर देखें तो अगर एक सेक्टर है फर्टिलाइजर, उसके अंदर इस वक्त हमारी की जो गैस मिल रही है वो $2 की, बाकियों को भी सस्ती मिल रही है। अब वो $2 या उससे नीचे की गैस, कहीं पे उससे थोड़ा ऊपर की गैस हम मिल रही है, वो उससे फर्टिलाइजर बनता है जो चीप रॉ मटेरियल है, उस पर GST भी नहीं है, मतलब है जो उसमें एग्जम्पशन उसकी खत्म नहीं हुई है। तो वहां पे हम जो है सारा कुछ दे रहे हैं, मतलब हम सब कुछ उधर दे दिया, और इधर जो अर्बन है वो रूरल की साइड पे हमने उनको सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग को भी सब कुछ दे दिया, वहां पे हमने जो उसका कंज्यूमर है फार्मर, उसको भी हमने सब कुछ दे दिया।
और जो अर्बन कंज्यूमर है उसके साथ से हमने सब कुछ छीन लिया। ये कहाँ की इंसाफ है? ये देखिए, पहली बात है कि आप मिनिस्टर हैं तो आप इसको देखें कि इन चीजों को बैलेंस लेके चलें। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। दैट बैलेंस इज स्टिल मिसिंग इन द बजट। जो कि टैक्सेशन रेवेन्यूज में भी बहुत जगह पे मिसिंग है, इस तरह से एनर्जी के ऊपर भी कई जगह पे मिसिंग है। इन्होंने ठीक है कुछ अच्छी चीज की है कि इंडस्ट्री का टैरिफ इन्होंने 37 रुपए पे रखा, वो 34 पे लाना चाह रहे थे, वो IMF नहीं माना, और वो स्लैब्स को उस तरह नहीं किया, लेकिन इन्होंने इसको पे भी कम किया। लेकिन इसके साथ ये देखिए कंज्यूमर का टैरिफ इन्होंने कहां से कहां ले गया। अब वो कैपेसिटी पेमेंट की बात है, भाई $10 $12 की LNG हम जिसको डालते हैं तो उसके अंदर हम लोकल गैस पे क्यों नहीं लेके जा सकते? हमें उसको रीथिंक करना है, हमें पूरी चीज को। अली खिजर, आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट आ गई है, आप तीनों ने बड़ा रेलेवेंटली इन चीजों को हाईलाइट किया। नो टेकिंग द डिस्कशन फॉरवर्ड, अली परवेज मलिक साहब, ये एक जो इशू है, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से फिर जो एक बड़े मसाइल पैदा होते हैं, जो आज बड़ा मसला है कि जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है उसका बगैर किसी टैक्स के और बगैर किसी सरचार्जेस के और क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स के उसका जो टैरिफ हो गया है वो 48 रुपए फी यूनिट हो गया मैक्सिमम। इधर एक आपके पास 2 फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं अली परवेज मलिक साहब। बहुत सारी इक्तिसादी राब्ता कमेटियों के इजलास में, इवन के केयरटेकर के टाइम पे भी, जब गोहर एजाज साहब मिनिस्टर थे, उससे पहले भी, आपके टाइम पे भी ये इशू हाईलाइट हो रहा है। हम आज तक चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, PMLN की हो, PDM1 हो, केयरटेकर गवर्नमेंट हो, हम उन 2 फर्टिलाइजर प्लांट्स की गैस की प्राइस को हम ठीक नहीं कर सके, तो हम ये पूरा सेक्टर कैसे ठीक करेंगे? शहबाज, देखें, मैं गुजारिश ये करूंगा, पहले तो आई एम हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल। ये मेरे दोनों भाइयों ने जो मेरे लिए जज्बात का इजहार किया, मेरा इनके साथ साल का तल्लक है और ये माशाल्लाह इनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बट मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि 2-3 चीजें जरा सुन लीजिएगा। एक तो अली खिजर साहब ने ये बिल्कुल ठीक बात की कि हमें पावर सेक्टर को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, हमें एनर्जी सेक्टर को एज ए होल देखना चाहिए, ताकि ये जो फ्यूल्स के बीच में रेंट सीकिंग होती है ना, इस रुझान को हम खत्म कर सके और तवानाई को एक शोबे के तौर पे आगे लेके चल सकें। और ये जो गैस और बिजली, और क्योंकि ये तो इंटरचेंजेबल है ना, सारे का सारा आप इंजन लगा के गैस से बिजली बना लें, आप सारे का सारा निजाम चला लें, तो इसको एक तो इस तरह से देख लें। दूसरी बात ये है कि अब अली खिजर साहब ने कहा कि जी के बजट के अंदर शायद इस किस्म के इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गए हैं कि अर्बन कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सका। मैं गुजारिश ये करूंगा कि अपने भाई से कि ये भी बता दे कि वफाकी हुकूमत की जो आज सूरत हाल है उसके अंदर आए आफ्टर द NFC अवार्ड उसके पास इतने वसाइल मौजूद नहीं है कि वो सूद की पेमेंट दे सके। उसके बावजूद लाइफलाइन का जो कंज्यूमर है जो 50 यूनिट लेता है उसका रेट फ्रोजन है। आपका जो प्रोटेक्टेड कस्टमर है 200 का, आपने उसका नया शेड्यूल निकाल दिया। मैं आपको यह भी बता दूं कि आप प्रोटेक्टेड कस्टमर जो है ना जी, उसको इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम QTAs। तो अगर आप QTAs का इंपैक्ट, अगर ये ट्रू अप होने के बाद अगर आप देखें ना, यहां पे चाहे आपने जो ट्वीट भी किया है उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट ये है शहबाज राना साहब कि अगर आज का ट्रू अप देखें तो आपका QTA सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, एंड जो आपका प्रोटेक्टेड कस्टमर है उसकी कीमत तकरीबन 15-16 रुपए के ऊपर फ्रीज करने की भरपूर कोशिश की गई है। अभी ये QTA 3-3 रुपए चल रहा है और ये आगे विद टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं आपको ये श्योर करता हूं कि 200 यूनिट तक भी हमने पूरी इंसुलेशन दी है। अगर ना भी दी हो और थोड़ा बहुत उसमें ऊंच नीच हो जाए, मैं तो ये बहस ही खत्म कर रहा हूं ताकि आपसे मैं आगे चले। एक बात कंप्लीट करने दें। गुजारिश ये, डिस्पाइट दैट 1000 अरब की पावर सेक्टर की सब्सिडीज हैं, और मैंने जो आपसे अनोमलीज कहा कि पावर सेक्टर के अंदर मौजूद है वो खाली टैरिफ कैटेगरीज के दरमियान नहीं है। आप क्या नहीं जानते हेस्को और सेप्को के अंदर कितनी बिजली चोरी होती है? क्या आप नहीं जानते सखर के अंदर कितनी बिजली चोरी होती है? क्या आप नहीं जानते कि पिशावर के अंदर क्या होता है? लाहौर का जो कस्टमर लेस्को का है वो कितनी चोरी होती है, कितनी रीपेमेंट होती है? यूनिफॉर्म टैरिफ भी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का चैलेंज है जिसको आपको डील करना है। ये कमरे में बैठ के या इन आइसोलेशन आप कह दें कि जी कि ये बैलेंसिंग आपने नहीं की। मैं कह रहा हूं जिन वसाइल के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी की अगर आप डायनामिक्स देखें, उनकी हर डायमेंशन देखें, तो शायद जो एनवायरनमेंट बनी है उसके अंदर आप उस किस्म की आइडियलिज्म के अंदर जिसकी तरफ मेरा भाई अली खिजर हमें निशानदही कर रहा है, हम उस तरफ इमीडिएटली ना जा सकते हो। बट आर वी नॉट टेकिंग स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन? आपका पॉइंट अगर हम छोटी सी यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक लेंगे, इश्यूज बड़े अहम हाईलाइट हो रहे हैं, पॉइंट्स भी बड़े अच्छे हैं। गंगा जी के जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम्स हैं मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं उसको भी सामने रखना पड़ता है। अली खिजर पॉलिटिशियन नहीं है, मैं तो बिल्कुल पॉलिटिशियन नहीं हूं। गोहर एजाज साहब कुछ अरसे के लिए पॉलिटिशियन है, अब वो फिर जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की उन्होंने कैप पहन ली है।
पॉलिटिक्स करना हुकूमत का काम है, चीजों को बैलेंस करना हुकूमत का काम है। हुकूमत की जो पॉलिटिक्स है उसका खमियाजा क्या आवाम को भुगतना चाहिए, क्या उसकी सजा ये होनी चाहिए कि जो नेपरा का जो टैरिफ है, नेपरा जो कह रहा है कि आप कंज्यूमर से सारी कॉस्ट डाल के इतनी बिजली आप उसे यूनिट चार्ज कर सकते हैं, वो 36 रुपए है, तो अगर ये 32 रुपए फी यूनिट है, ये स्केड्यूल मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो ये 16 रुपए 12 रुपए क्यों हमसे क्रॉस सब्सिडी रेजिडेंशियल कंज्यूमर से लेकर क्यों दी जा रही है कमर्शियल को, क्यों दी जा रही है, बल्कि कमर्शियल भी क्रॉस सब्सिडी दे रहा है, क्यों दी जा रही है उनको जिनको हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए। इसी पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पावर सेक्टर का जो बहरान है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो गौहर एजाज साहब, ब्रेक से पहले भी जैसे अली परवेज मलिक साहब ने दिफा किया कि इस वक्त जो पावर सेक्टर है आपको उसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। अग्रीड, आई थिंक पाकिस्तान में इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि हमारे यहाँ इस वक्त क्राइसिस नहीं है। ओवरऑल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है आपको पता है कि चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन यहां पर जो आम आदमी भी, जो लोग अर्ज सवाल करते हैं कि बिल्कुल ठीक है कि आप बोझ तो डाल देते हैं, वो टैक्सों का हो, बिजली की कीमतें बढ़ानी हो, बाकी सारे मामला हो आवाम के ऊपर, क्या आपको उतना ही कुर्बानी देती हुई जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो फैसला साज है, वो नजर आते हैं? यहां पर लोगों का सबसे बड़ा एतराज है कि ठीक है हम एक क्राइसिस में हैं, बट अपेरेंटली इट सीम्स कि शायद जो हमारे हुक्मरान हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनको उतना अदराक नहीं है। हाउ डू यू सी दैट? जी गौहर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शहबाज, मैं थोड़ा सा अली को एक बात याद कराना चाहूँगा कि अगर हम अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखें ना, तो हमारा एक 1971 में हमने नेशनलाइजेशन की थी और हमने रोटी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को भी नेशनलाइज कर दिया था और बैंकों को भी नेशनलाइज कर दिया था और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी नेशनलाइज कर दिया था। तो उसके बाद हमने जो है ये समझा था कि शायद रोटी या शायद ये बैंक या ये सारे इदारे सिर्फ स्टेट चला सकता है। उसके बाद हमारी सोच बदलती गई। मुझे याद है मेरे वालिद साहब सेनेटर थे 1985 में, तो जब कराची आते थे तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट लोग करते थे कि हमें टेलीफोन जो है ना वो लगवा दे। उसका टेलीफोन जो है ना वो सबसे बड़ी एक जो है वो यूटिलिटी हुआ करती थी कि हमें जो है किसी तरीके से फ़ोन का जो है ना वो डिमांड नोट निकल आए और फ़ोन हमारा कनेक्शन लग जाए। उसके बाद आपने जो है उसको प्राइवेटाइज जो है वो पीटीसीएल को भी किया बाद में, और उससे पहले आपने खोल दिया सेक्टर, आपने बैंकिंग सेक्टर को भी खोल दिया 99 में। उसको बाद इदारे नेशनलाइज करते चले गए। सबसे बड़ा लॉस जो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर। हर दफ़ा एक ही बात करते थे कि जनाब सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बैंकों में डिफ़ॉल्ट हो गए, बैंकों में डिफ़ॉल्ट हो गए। आज हम सबसे बड़ी बात कहते हैं पावर सेक्टर। इसका सबसे बड़ा इशू है, मैं अली को कहूँगा, गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कारोबार करना। मैं भी गवर्नमेंट में बैठ के देख चुका हूँ, अली भी बैठ के देख लेगा। Government's job is not to do business. Government's job is only to make policy and be a regulator. गवर्नमेंट को सिर्फ रेगुलेटर होना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट अपने रोल में वापस नहीं आएगी हम नहीं चल सकते। ये सारे इदारे इस साल में आप प्राइवेटाइज करें, बट उससे पहले आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जिस तरह कैपेसिटी पेमेंट्स पे चल रहे हैं, आपके पास ट्रांसमिशन लाइनें हैं नहीं, डाली नहीं गई। आपके पास जो है आपने इंपोर्टेड कोल के ऊपर पावर प्लांट पे निकाह लगा दी है। आपने इंपोर्टेड जो है नेचुरल गैस के बजाय आरएलएनजी की ऊपर उन यूनिट्स को बेस किया हुआ है। आपको ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करने पड़ेंगे। आप चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप उसकी क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करें, बहुत अच्छी अप्रोच है, बट आपको ये तमाम चीज़ें रिव्यू करनी पड़ेंगी। मेरे हिसाब से 2 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट 24 रुपए यूनिट पे हमारी कॉम, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर, हमारे कमर्शियल कंज्यूमर, हमारे लाइफलाइन कंज्यूमर कोई भी नहीं चल सकता, ना स्टेट सब्सिडी दे सकती है। ये 1 ट्रिलियन की आप बात कर रहे हैं, आप सब्सिडी दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आप 2 ट्रिलियन रुपए कैपेसिटी पेमेंट बंद करें, जो सबसे सस्ता है उससे बिजली खरीदें, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें। आपका काम ही नहीं होना चाहिए कि कारोबार करें। दिस इज माई हम्बल ओपिनियन। हमारे मुल्क का
बहुत पोटेंशियल है। मैं कहता हूं कि सिर्फ टेक्सटाइल में $25 बिलियन के कारखाने लगे खड़े हैं। सिर्फ एनर्जी प्राइस की वजह से हम 16.5 की एक्सपोर्ट $1 नहीं बढ़ा सक रहे 2 साल से, क्योंकि हमारे रीजन में ठीक आपका पॉइंट है। इसमें एक चीज बड़ी अहम है जो मिनिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि 1000 अरब रुपए की सब्सिडी है, बिल्कुल है, लेकिन वो 1000 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो बिजली की कीमत कम करने के लिए सारी सब्सिडी नहीं है। उसका जो कंपोनेंट है चाहे 1/3 या 40% हो, बाकी जो सब्सिडी हुकूमत ने रखी हुई है, कोई पुराने कर्जे हैं वो वापस करना या कोई और जो चीजें उससे रिलेटेड है। अली खजर साहब, ये अब जो बात हो रही है जी कि ये जो IPPs के जो है उसको रीनिगोशिएट करना, ये एक बड़ा ही इशू बना रहा है माजी में भी। और आपको याद होगा PTI की हुकूमत ने गालबन 38 या 40 जो मुआहदे थे IPPs के वो रीनिगोशिएट किए थे, और हमें उस वक्त ये बताया गया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स को 700-750 अरब रुपए की सेविंग होगी। लेकिन जब आप हर साल के ऊपर आते हैं तो 1 से 1.5 रुपया बचता है। तो क्या ये मसले का हल है IPPs के मुआहदे को रीनिगोशिएट करना, या अभी हम वक्ती तौर पर उसको एक चीज जो बड़ा मसला है उसको एड्रेस करने की बजाय एक छोटी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं? जी शहबाज, बड़ी अच्छी आपने बात की है। ये बहुत बड़ा मसला है, और मैं तकरीबन 2016-17 से आपको याद होगा कि मैं अपनी जो अखबार में लिखता हूँ और जो मुख्तलिफ जगहों पे जो बात करता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम एक कैपेसिटी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, और वो अब हम आके अनफॉर्चुनेटली फंस चुके हैं। अच्छा जी, आपने पहली बात की कि जी PTI ने गवर्नमेंट ने जो की थी, तो PTI गवर्नमेंट ने जो रीनिगोशिएशन की थी वो प्लांट से 1994 के और 2002 के, और जो भी आपको एक पावर प्लांट होता है तो उसकी यूजफुल लाइफ जो होती है वो 25 से 40 साल के दरमियान होती है, और उसका जो डेट होता है वो 10 से 12 साल में पे करना होता है। यानी कि इक्विटी के रिटर्न आप 25 से 40 साल के अंदर पे कर रहे हैं, और डेट जो है वो 10 से 12 साल में पे कर रहे हैं। और डेट जो है 80% होता है, इक्विटी 20% होती है। तो वो जिन प्लांट्स की जो 94 और 2002 की पॉलिसी के प्लांट किए थे, उनका डेट ऑलरेडी पे हो चुका था, यानी उनका 80% पे हो चुका था, उनका सिर्फ 20% था जिसको आपने फिक्स किया है PKR पे 150 रुपए के अराउंड, और उसके साथ वो निगोशिएशन आपने किया, तो उससे नेचुरली बचत कम होगी, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट का जो जिन है, उस जिन में जो प्लांट है वो 2015 के प्लांट है। 2015 के बाद आपके RLNG के प्लांट आए, आपके इंपोर्टेड कोल के प्लांट आए, आपके न्यूक्लियर K2 K3 आए, आपकी हाइडल एक्सटेंशन आई, और आपके बाकी जितने प्लांट्स आए हैं ये सारे प्लांट 2017 से आना शुरू हुए हैं और 2024 तक आते गए हैं। और ये जो अब 2017 से जो शुरू हुआ है वो 2027 तक की उसकी डेट पेमेंट रहेगी, और 2024 में जो आया है वो 2034 तक रहेगी। यानी कि अगले जो आपके 5 से 10 साल के दरमियान ये आपकी सरदर्द रहेगी, और ये पीक जो है तकरीबन आपके 6-7 साल तक रहेगी, और 6-7 साल बाद ये नीचे आएगी अगर हम आज कोई नया IPP नहीं लाते। ये बात देखें तो हमारे पास अब न्यूक्लियर की मैं आपको मिसाल देता हूं। अच्छा, न्यूक्लियर CPEC का पार्ट नहीं है, नंबर 1। न्यूक्लियर जो है वो CPEC से पहले कंसीव हुआ था, और न्यूक्लियर जो है उसकी मार्जिनल कॉस्ट है 0, 1 रुपया समथिंग, तो मैं उसको 0 ही कहूंगा, जबकि उसकी कैपेसिटी पेमेंट है 16 रुपए और समथिंग। ठीक है जी, तो न्यूक्लियर प्लांट को अब आपने 12 साल के लिए आपने उसका डेट पे करना है, 40 साल का वो प्लांट है भाई। तो आप मुझे बताएं, कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की करें, किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के पास जाएं, किसी भी CFO पास कहेंगे, वो कहेगा हम 25 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अली खिजर, आप यहाँ पे रुकिएगा, ये एक इंतहाई अहम पॉइंट है। अली खिजर, एक मिनट आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा हमसे पॉज कीजिएगा। ये जो एक इशू है कि IPPs के मुआहदे को रीनिगोशिएट करना, मतलब वो जो मुआहदे हमने सरमायाकारों के साथ साइन किए हुए हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं उसको कम करना है, तो जब ये बात होती है तो हम सिर्फ बात करते हैं चीन की। यहां पे एक और बहुत बड़ा एक मसला है, वो हुकूमत पाकिस्तान है। इसी पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली परवेज साहब, ये चीन का नाम लेके हम बच के निकल नहीं जाते पतली गली से। अभी जैसे अली खिजर बता रहे थे, जो K1 और K2 है कराची वाले, हुकूमत के प्लांट है, RLNG के हुकूमत के प्लांट्स हैं, वहां पे तो आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, तो आप उन मुआहिदों को रीनिगोशिएट नहीं करते जो गवर्नमेंट ओन्ड जो एंटिटीज हैं। देखिए शहबाज साहब, गुजारिश ये है कि आई कुड नॉट अग्री मोर विद गौहर साहब, जो उन्होंने बात की कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, उनका जो आपकी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको ठीक करना है।
तो यही वो वजह है ना जिसकी वजह से आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्रिपेयर किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की मुशावरत के साथ कि आपने किस तरह प्राइवेटाइज करना है। यही वो वजह है ना कि जेनकोस को आज मैं 3 घंटे की मीटिंग करके आया हूं कि सारी कंपनीज को या लिक्विडेट करें या प्राइवेटाइज करें, चाहे नंदीपुर हो, चाहे गुड्डू 747 हो, चाहे कोई और हो। यही वो वजह है ना कि एनटीडीसी के साथ साथ ट्रांसमिशन को आप फी बेस्ड या ये बिडिंग के जरिए आप कंपनीज को लाना चाह रहे हैं इस मामले के ऊपर। तो आई कुड नॉट एग्री मोर, बट गुजारिश ये है कि देखें ये कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी के मसले हैं, क्योंकि आपकी जो मईशत है और उसके अंदर जिस किस्म की आपकी आबादी के सेगमेंट्स एंड पॉकेट्स मौजूद है, उसके अंदर आप ये परवर्स इंसेंटिव्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उनको एकदम नहीं तोड़ सकते। पर उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब भी वो है ना जिन्होंने क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री से खत्म करने की कोशिश की, आईएमएफ के साथ सीरियस पुशबैक आया, उनके साथ मिला के काफी हद तक उसको अचीव कर लिया। पर आज जब आप ये बात कर रहे हैं कि जी मैं हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लिक्विडेट करना है, प्राइवेटाइज करना है, तो मुझे बताएं यूनिफॉर्म टैरिफ क्या ये एक बड़ा रोड ब्लॉक उसके हक में नहीं है, उसके सामने नहीं है? अगर आप यूनिफॉर्म टैरिफ तोड़ते हैं तो इसका नतीजा पता है ना आपको क्या होगा? पेशावर में टैरिफ 2 गुना बड़ा हो जाएगा बनिस्बत लाहौर के। तो क्या पेशावर की आवाम जो है उसको बर्दाश्त कर सकती है, या आपने उसको एक तरीके के साथ गवर्नेंस की इंप्रूवमेंट ला के फिर उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार करना है? तो मैं सिर्फ ये आपके पास थॉट छोड़े जा रहा हूं। इसके बाद देखें, आपने बात की कि किस तरह से इस निजाम को ठीक करना है। मेरा यह ख्याल है कि इवेंचुअली जिस डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा वो पावर सेक्टर के और एनर्जी सेक्टर के आपको जो मार्केट्स हैं उनको कॉस्ट रिकवरी बेसिस के ऊपर जो आप बेंचमार्क्स करते हैं उनके ऊपर लाना होगा। और ये जो सब्सिडी का निजाम है, चाहे वो स्लैब्स के अंदर शक्ल के अंदर हो या आपने प्रायोरिटी प्राइसिंग के अंदर रखा हो, इसको निकाल के आपको पॉवर्टी एलिविएशन डिवीजन में ले जाना पड़ेगा, जहां पे पॉवर्टी स्कोर कार्ड के जरिए आप लोगों को नकद पैसे दें। अब जो कैपेसिटी पेमेंट्स की बात हो रही है, देखें मैं शहबाज इस बहस में जाए बगैर कि किसने वो निगोशिएट किए हैं, किसने वो क्या किया है, दीज आर सॉवरेन कमिटमेंट्स। I might dislike them, I might have a problem with them, but I cannot unilaterally do away with them. मेरी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, बट ये रियासत पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके अंदर आपको उनके साथ निगोशिएट करके, चाहे पाकिस्तानी सरमायादार हो, मेरी अर्ज सुन लेना, चाहे पाकिस्तानी सरमायादार हो, चाहे चाइनीज सरमायादार हो, चाहे कोई और हो, ताकि आर्बिट्रेशन के अवार्ड से आप बच सकें। बट यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन। और मगर उसके लिए IMF अम्ब्रेला होना सबसे पहले तो बहुत जरूरी थी, क्योंकि आप ये भी याद रखें इन सारे कर्जों के पीछे पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर खड़ा है। अगर आपने कोई यूनिलैटरल एक्शन लिया तो आपके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी स्ट्रेस आ सकता है। एंड कैपेसिटी पेमेंट्स को हैंडल करने का एक और तरीकेकार भी है कि आप डिनोमिनेटर को एक्सपैंड कर दें, आप अपनी मईशत को ग्रो करें, आप ऑफ ग्रिड जो सारी की सारी आपकी जनरेशन हो रही है फर्क फ्यूल से हो रही है उसको ग्रिड पे लेके आए, ताकि 125 बिलियन यूनिट पे ना 125 बिलियन यूनिट पे ना उसको डिवाइड करें, उसको 150 बिलियन पे करें, कैपेसिटी खुद रिड्यूस उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। अब मैं आगे जो अली खिजर का बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं इसमें कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए अली खिजर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि आप डेट को, क्योंकि आपकी कैपिटल मार्केट्स इतनी डीप नहीं है, आप 10-10 साल का डेट लेते हैं, 25 साल के प्रोजेक्ट पे कर देते हैं, उसकी वजह से फ्रंट लोडिंग की प्रॉब्लम है। बट ये 10 साल में खत्म नहीं होगी, ये रीप्रोफाइलिंग से खत्म नहीं होगी। अली खिजर साहब, आपका दासू के ऊपर आगे आपका डेट आ रहा है जिसकी लाइफ 50 साल की है और 10 साल का आप उसके ऊपर कर्जा लेंगे, तो इट इज अ बिगर प्रॉब्लम देन व्हाट वी कैन डिस्कस इन वन प्रोग्राम। बट द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम और इंशाल्लाह ताला इसको आप लोगों के, आप जैसे एक्सपर्ट्स की मदद के साथ इंशाल्लाह ताला उसको हल करेंगे। जी, जो पहला हिस्सा है हमारा द रिव्यू का, ये जो खुसूसी डिबेट हम कर रहे हैं पावर सेक्टर के हवाले से, वो कंक्लूड हो रहा है। लेकिन ये आपको बता दें, जैसे मैंने आगाज में भी आपको बताया था कि इसका जो दूसरा हिस्सा है कल यानी कि सैटरडे को आप देख सकेंगे, और यही मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद है वो हमारे साथ रहेंगे। तो कल एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।